नमस्कार। आज की इस वीडियो में बात करेंगे भारत में तानाशाही के बारे में। ये पिछली वीडियो का ही कंटिन्यूएशन है, ये भाग 2 है। उस वीडियो में हमने बात की थी कुछ और मुद्दों पर, जैसे कि आंदोलन नहीं करने दिए जा रहे इस मुद्दे पर, ईसीआई की जो ऑफिशियल रिपोर्ट थी उसके बारे में भी हमने बात की थी। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे ईडी की रेड के बारे में, आंदोलन के थोड़ा सा और विषय रह गया था उस विषय के बारे में, और साथ ही साथ बात करेंगे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के बैन के बारे में भारत में। फिर निष्कर्ष के बारे में बात करते हैं ईडी की रेड के बारे में। देखिए, ये विषय बहुत गरमाया हुआ है। सबसे पहली बात तो इन लोगों ने कहा कि ईडी की रेड करवाई जा रही है और उससे विपक्षी नेताओं को गिरफ्तार करवाया जा रहा है। ये दोनों ही बातें, जो इनकी पहली बात थी कि भारत में तानाशाही है और दूसरी बात थी कि भारत में ईडी की रेड करवाई जा रही है विपक्ष को गिरफ्तार करने के लिए, दोनों ही एक दूसरे के विरोध में हैं। क्योंकि एक तरफ आप कह रहे हो तानाशाह है और दूसरी तरफ उस तानाशाह को ईडी का प्रयोग करना पड़ रहा है गिरफ्तारी के लिए, तो ये तानाशाह की तानाशाही नहीं, या तानाशाह को तानाशाही करना नहीं आता। तानाशाह को ईडी का केस बनाना पड़ रहा है गिरफ्तार करवाने के लिए, तो वहाँ पर वो तानाशाह को तानाशाही नहीं करना आ पा रहा है, या तानाशाह तानाशाही नहीं कर पा रहा है। फिर दूसरी बात थी कि तानाशाह जो है वो ऐसा इसलिए कर रहा है ताकि वो अपनी पार्टी में उन लोगों को ले ले और उसके बाद में वो अपनी सरकार बना सके। तो तानाशाह को ईडी का प्रयोग करना पड़े और किसी विपक्षी नेता को तोड़ करके अपनी तरफ लाना पड़े अपनी सरकार बचाने के लिए, तो वो तानाशाह को तानाशाही करना नहीं आता। क्योंकि अगर उसको स्वयं की सरकार के अस्तित्व के लिए, स्वयं के अस्तित्व के लिए किसी और विधायक, किसी और सांसद का प्रयोग करना पड़े, तो वो तानाशाही क्या हुई? तानाशाह तो ऐसा व्यक्ति है जो स्वयं राजा है, फिर चाहे उसे जनता चाहती है नहीं चाहती कोई फर्क नहीं पड़ता, पर वो स्वयं राजा है और वो स्वयं की नीति स्वयं के अनुरूप ही बनाएगा। तो फिर उसको ईडी का क्यों प्रयोग करना पड़ता विपक्षी नेताओं की गिरफ्तारी के लिए? क्यों उसको विपक्षी विधायकों की आवश्यकता पड़ती स्वयं की सरकार बनाने के लिए? तो ईडी की रेड और जो तानाशाही है, ये दोनों ही एक दूसरे की विरोधी बातें हैं, मतलब दोनों ही एक दूसरे का बिल्कुल उल्टा है। तानाशाह कभी ऐसा कुछ ईडी का प्रयोग नहीं लेता, दूसरा ईडी को हथियार के रूप में प्रयोग कर रहा है। तो एक तानाशाह जो है वो कभी ईडी को हथियार के रूप में क्यों प्रयोग करता? ईडी से वो इनडायरेक्टली वो काम क्यों करवाता? अगर वो तानाशाह होता, वो सीधे भी वो काम करवा सकता था, गिरफ्तारी या जो भी आरोप लगाने का काम वो सीधे भी लगवा सकता था, उसको किसी संगठन की ईडी की आवश्यकता बिल्कुल नहीं पड़ती। तो ये दोनों ही बातें एक दूसरे की उल्टी बातें हैं कि हम एक तरफ कहें कि तानाशाही और दूसरी तरफ कहें कि ईडी का प्रयोग किया जा रहा है विपक्ष के विरोध में। फिर बात आती है ईडी के हथियार के बारे में, तो अब इसमें विस्तारित रूप से बात करते हैं। सबसे पहली बात, ईडी को हथियार के रूप में सरकार प्रयोग कर रही है, ये आरोप लगाया जा रहा है। तो देखिए, फिर तो ईडी का प्रयोग जिस समय विपक्ष की सरकार थी 2014 से पहले, उस समय पर भी किया गया। क्योंकि जो लोग अभी गिरफ्तार हो रहे हैं, ऐसा तो है नहीं वो लोग पहले गिरफ्तार नहीं हो सकते थे, या उन लोगों के पास पहले पैसे नहीं थे। उनके पास पहले भी वो धन था जो धन अभी है। 2014 से पहले भी उनके पास वो काला धन था जो काला धन अब है। तो उनको उस समय पर क्यों नहीं गिरफ्तार किया गया? उनको अभी ही क्यों गिरफ्तार किया जा रहा है? क्या उस समय पर भी ईडी विपक्ष के इशारे पर चल रही थी कि उन लोगों को गिरफ्तार नहीं करना, जो लोग उस समय जो सरकार थी उसके पक्षधर हैं, उन लोगों को गिरफ्तार नहीं करना? तो इससे एक प्रश्न आता है कि क्या उस समय पर भी सरकार ईडी का प्रयोग कर रही थी अपने उपयोग के लिए? तो ये भी एक चीज़ आ जाती है। साथ ही साथ जिन लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है उनके खिलाफ एक ठोस सबूत हैं, जो ठोस सबूत अगर किसी भी कोर्ट में इसको लेकर केस होता है तो वो ठोस सबूत, वो पेपर होते हैं, वो पेपर लेकर के वहाँ जाया जा सकता है। मतलब एक ठोस सबूत सरकार के पास, ईडी के पास हैं उन लोगों की गिरफ्तारी को लेकर के। और ये तो फिर उसी तरीके की बात हो गई कि एक चोर कहे कि मुझे पकड़ने के लिए पुलिस का प्रयोग किया जा रहा है। आपने चोरी की ही क्यों? अगर आपको पुलिस तो पकड़ने का काम करेगी, यदि आपने चोरी नहीं की तो आप खुल करके जाइए। इसको लेकर एक बहुत कहानी आती है कि जब बस में एक बार चोरी हो गई, तो जब बस में चोरी हुई तो उसके बाद में हर व्यक्ति को पॉकेट चेक की गई। तो वहाँ पर सब लोगों ने अपनी पॉकेट चेक कराई, पर एक व्यक्ति बहुत चिक चिक करने लग गया। उसने बोला, मैं नहीं अपनी जेब चेक कराऊंगा, देखो मुझे देरी कर रहे हैं ये लोग, मेरे को बस से जल्दी उतरने नहीं दे रहे, मुझे जाने नहीं दे रहे। तो वहाँ पर उस तरीके से वो व्यक्ति चिल्लाता रहा। बाद में जब उसकी चेकिंग की गई तो उसी के पास मोबाइल निकला, मतलब जो चोरी उसने किया था मोबाइल वो निकला। तो इसी प्रकार से चेकिंग करवानी है, आप आराम से अपनी चेकिंग करवाओ। यदि आपने कुछ गलत नहीं किया तो आप नहीं पकड़े जाओगे। परंतु ईडी जब भी रेड मारती है वो किसी आम व्यक्ति के घर पे रेड नहीं मारती। कितने विपक्ष के लोग हैं आज भी जो सरकार की निंदा करते हैं, पर उनके घर पे भी कभी सरकार ने ईडी की रेड नहीं मारी।
अगर सरकार विपक्ष को पूरे को गिरफ्तार करवाना चाहती तो सबके घर ईडी की रेड पड़वा देती, पर ये ईडी की रेड उन्हीं के खिलाफ पड़ती है जिनके खिलाफ ठोस सबूत है। और यदि आपने कुछ चोरी नहीं की है तो अपना आरोप आप साबित करो कि मैंने ऐसा चोरी नहीं की। आपके खिलाफ ठोस सबूत हैं, आपके खिलाफ जो आरोप लगाया जा रहा है उसके खिलाफ एक सबूत है सरकार के पास, ईडी के पास, तभी आपको गिरफ्तार किया जा रहा है। तो वही व्यक्ति सबसे ज़्यादा चिल्लाता है जो चोर होता है, ये हमने जाना। ये कहानी का एक, जो हम ट्रेन की और बस की जो कहानी की बात कर रहे थे वो ये थी। तो इसी प्रकार फिर अब बात आ जाती है उसके बाद में केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, उनकी गिरफ्तारी हो गई। तो गिरफ्तारी से पहले उन्हें 9 समन भेजे गए थे। देखिए नियम तो कहता है कि अगर ईडी के 3 समन का जवाब आप नहीं देते, उनको ठुकरा देते हैं, तो उसके बाद ईडी के पास अधिकार है कि आपसे पूछताछ करने के लिए गिरफ्तारी कर सकती है। पर फिर भी ईडी ने 4था, 5वां, 6ठा, 7वां, 8वां और 9वां समन भेजा। पर ये समन को इस तरीके से ठुकरा रहे थे जैसे मानो कि इनको शादी के लिए किसी का न्योता आया हो और इन्होंने उस शादी के न्योते को ठुकरा दिया कि मैं नहीं जाऊंगा शादी में। तो ईडी के समन को ये ठुकराते रहे 9 समन को इनने ठुकरा दिया। उसके बाद में इनकी गिरफ्तारी की गई, पूछताछ की गई इनसे। पूछताछ में भी इनने ईडी को कोऑर्डिनेट नहीं किया, ईडी का साथ नहीं दिया। जब इनसे पूछा कि आपका मोबाइल कहाँ है तो इनने बोला हमारे पास तो मुझे नहीं पता मोबाइल कहाँ पर है, मेरा मोबाइल कहाँ गया। इस प्रकार की इन्होंने बात बोली। आगे चल कर के मोबाइल मिल गया तो इनने फिर मोबाइल का पासवर्ड बताने से मना कर दिया, जिसमें कहा जा रहा है कि ईडी अब एप्पल के पास गई है कि आप इस मोबाइल को खोल के दे दीजिए। तो ईडी को आप साथ भी नहीं दे रहे, कोऑर्डिनेट भी नहीं कर रहे, और उसके बाद कहते हैं कि ईडी ने मेरी गिरफ्तारी क्यों की। तो आपके खिलाफ ठोस सबूत हैं, तो आप उन ठोस सबूतों को गलत साबित करिए, परंतु आप गलत साबित नहीं कर रहे और आप कहीं ना कहीं ऐसे संकेत दे रहे हैं कि शायद कुछ ना कुछ संबंध आपका वहाँ पर हो सकता है। तो ये बात थी सबसे पहली तो, कि ईडी का प्रयोग कर रहे हैं तो ईडी को आप अपने ठोस सबूत दीजिए कि मैंने ऐसा बिल्कुल नहीं किया। ईडी के खिलाफ तो आपके पास ईडी के पास तो आपके खिलाफ ठोस सबूत। तो यहाँ तो सरकार आपकी बात को मान रही है, क्योंकि आपने एक समय पर कहा था कि किसी दिन यदि मैं स्वयं कुछ घोटाले में मेरा नाम आए तो मेरे से पूछताछ करना, मुझे जेल में डाल देना। ये आपने खुद ने कहा था कि अगर कल को मैं कोई घोटाला करूं तो मुझे जेल में डाल देना। तो यहाँ तो सरकार आपकी बात मान रही है, आपका नाम घोटाले में आया है तो आपसे पूछताछ करने के लिए बुलाया। पर अब आप अपनी बात से मुकर गए, और अब पहले आपने कहा था कि मैं कोऑर्डिनेट करूँगा, अब आप कोऑर्डिनेट भी नहीं कर रहे। अब आप ये भी नहीं बता रहे कि आपका मोबाइल कहाँ है, मोबाइल का पासवर्ड क्या है। तो कहीं ना कहीं अब आप अपनी बातों पर खरे नहीं उतर पा रहे हो। आपने एक समय कहा था कि मैं करोड़ों रुपए जो होते हैं, ये करोड़ों रुपए की जो ऐशो आराम करते हैं, मैं वो ऐशो आराम नहीं करूँगा। पर आपके स्वयं के घर के मेंटेनेंस के लिए करोड़ों रुपए लग जाते हैं। तो आप कहीं ना कहीं खुद की बात पर ही मुकर नहीं रहे और उसके बाद बोल रहे हो कि ईडी गलत कर रही है। अगर आपने कुछ गलत नहीं किया है तो वहाँ जाइए ईडी के पास में, और ईडी के जो सामान है उसको स्वीकारिए, जाकर के पूछताछ जो भी ईडी करती है उस पर जो भी कार्रवाई होती है उसको स्वीकारिए आप। परंतु आप अब अपनी बात से मुकरने लगे। खैर, यहाँ जो दूसरी बात आती है वो आती है आंदोलन की। मतलब इन लोगों ने, जैसे मैंने पिछली वीडियो में बात की थी कि ये लोग कह रहे हैं कि हमें आंदोलन नहीं करने दिया जा रहा। तो अब बात करते हैं कि क्या आंदोलन भारत के अंदर नहीं करने दिए जा रहे। तो देखिए, सबसे पहली बात तो जिस आंदोलन की इन लोगों ने बात की वो था किसान आंदोलन, क्योंकि और कोई आंदोलन इनको पता नहीं। भारत में कई सारे आंदोलन हैं जो अभी भी चल रहे हैं, पर फिर भी ये कह रहे हैं कि नहीं, भारत के अंदर तो तानाशाही है। तो खैर, इनने एक आंदोलन सोशल मीडिया पर देखा जो था किसान आंदोलन, तो उस पर भी मैं बात बताता हूँ। देखिए, किसान आंदोलन जो था वो एक राजनीतिक आंदोलन था। ये बात जो किसान नेता थे, उन किसान नेताओं ने भी कहा कि हम तो सारे विपक्ष के मुद्दों को लेकर आए हैं, हम सिर्फ किसान की जो मांगे हैं उनको लेकर के नहीं आए, हम अग्निवीर के लिए भी आए हैं और भी कई योजना, महंगाई के लिए भी आए, कई सारी चीज़ें हैं जो विपक्ष के मुद्दे हैं उनके लिए आए, हम सिर्फ यहाँ पर अपनी मांगे, किसानों की मांगे मंगवाने नहीं आए। तो ये था राजनीतिक जो आंदोलन, आपका किसान आंदोलन। खैर, अब इस किसान आंदोलन के ऊपर अगर तानाशाही होती तो क्या होता वो देखते हैं। देखिए, किसान आंदोलन में किसानों ने पुलिस पर पथराव किया, पुलिस के ऊपर जो पराली थी उसमें मसाला डाल के, मिर्ची डाल के और जो भी है जहरीली गैस बना करके उसको छोड़ा पुलिस के लिए। तो अब पुलिस के लिए आप पराली भी जलाओगे, पुलिस के ऊपर आप पथराव भी करोगे। उसके बाद भी पुलिस सिर्फ रबर बुलेट और जो आंसू गैस के गोले हैं उन्हीं का इस्तेमाल कर रही थी। अगर तानाशाही देश में होती और ये सरकार तानाशाह की सरकार होती तो आप अगर पत्थर बरसाते तो तानाशाह की पुलिस आप पर सिर्फ रबर बुलेट नहीं मारती, सिर्फ आंसू गैस नहीं मारती। अगर तानाशाही होती तो फिर पुलिस क्या कार्रवाई करती वो आप सब जानते हैं।
आगे जो भी गोली वोली जो भी चलाती पुलिस। तो सबसे पहली बात तो यहीं से पता चल गया तानाशाही नहीं। दूसरी बात, आंसू गैस के जो गोले थे उनको छोड़ने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल यहाँ पर सरकार ने किया। मतलब सरकार आंसू गैस के जो गोले थे उनको ड्रोन से यहाँ पर टपका रही थी। अब उन ड्रोन को भी इन लोगों ने अपनी पतंगों में अटका करके और नीचे फेंक दिया। पहली बात, तानाशाही यदि होती तो तानाशाह के ड्रोन को आप ऐसे नीचे खींच सकते थे। तानाशाही यदि होती तो तानाशाह की जो पुलिस है, उस पुलिस ने जिस ड्रोन को छोड़ा, मतलब जो तानाशाह के ड्रोन हैं, उन ड्रोन को आप खींच करके नीचे गिरा के फेंक सकते थे और उसके बाद भी आप ये गर्व से बोल सकते थे, जी हाँ हम पतंग उड़ाते हैं और हमने ही ये सारे नीचे गिराए हैं। जब पत्रकार इनसे पूछने गए कि आपने ऐसा क्यों किया, तो बोलते हैं हमने ऐसा तानाशाही के खिलाफ किया। अगर तानाशाही भारत में होती तो ये आप ड्रोन गिराने की हिम्मत भी नहीं कर पाते। ड्रोन गिराने की बात की दूर की बात है, पर आप ड्रोन गिराने की हिम्मत भी नहीं कर पाते और ड्रोन गिराना तो बहुत आगे की बात हो जाती अगर भारत में तानाशाही होती तो, क्योंकि बहुत क्रूर सजाएं दे दी जाती हैं इस चीज़ पर, क्योंकि ये ड्रोन सरकार के ड्रोन है और सरकार के ड्रोन गिराने पर बड़ी ही कठोर कार्रवाई हो सकती थी, बड़ी कठोर आगे कार्रवाई की जा सकती थी अगर भारत में तानाशाही होती तो ये तो थी इनके आंदोलन की बात। फिर आता है निष्कर्ष की बात करते हैं। देखिए, जो हमने सारी बातें की, जिसमें हमने ईडी की रेड की भी बात की, हमने तानाशाही के अंदर जो आंदोलन हो रहे हैं उनकी भी बात की, इससे ये निष्कर्ष निकलता है कि तानाशाही तो भारत के अंदर नहीं है, क्योंकि तानाशाही हमने देखी नहीं है, इसलिए लोगों को लग रहा है कि ये तानाशाही है। तानाशाही बहुत एक्सट्रीम लेवल की चीज़ होती है। अगर आप तानाशाही के अंदर ये बात चिल्ला चिल्ला के कह पा रहे हैं कि भारत में तानाशाही है, तो वहाँ तानाशाही नहीं है, पहली बात तो। दूसरी बात, आप ये कह पा रहे हो कि मैं तानाशाही का विरोध करूंगा और विरोध करने दिया जा रहा है आपको, तो वहाँ पर तानाशाही नहीं है। विरोध करने से आपको, अगर ऐसा आंदोलन आप कर रहे हैं जिसमें देश की आर्थिक स्थिति को भी नुकसान है, साथ ही साथ देश को आप शर्मिंदगी भी, कुछ भी, मतलब देश की इंटरनल सिक्योरिटी को भी नुकसान कहीं ना कहीं हो सकता है, तो ऐसे आंदोलन को रोकने के लिए सरकार यदि कठोर कार्रवाई करती है, उस कठोर कार्रवाई का भी आप खुल करके विरोध कर पा रहे हैं, उस कठोर कार्रवाई को भी आप ऊपर से अपनी पतंगों से ड्रोन को नीचे खदेड़ करके और फेंक पा रहे हैं, तो वो तानाशाही नहीं है। क्योंकि तानाशाह को अभी पता नहीं कि कैसे तानाशाही करनी है, तानाशाह को ये नहीं पता कि क्या नियम वहाँ पर वो लगा सकता है। तो सर्वप्रथम तो ये तानाशाही नहीं है। अब यहाँ पर मैंने किसी पक्ष के साथ दिया, किसी विपक्ष का साथ दिया। मैं सिर्फ इतनी बात बोलने के लिए यहाँ आया था कि भारत को तानाशाह हमें नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि इससे भारत की जो अंतर्राष्ट्रीय छवि है, उस छवि को भी खतरा हो जाता है। भारत हमारा राष्ट्र है और हमें उसकी हमेशा परवाह करनी चाहिए। आप भारत को हमेशा हर चीज़ पर बदनाम करने पर तुले हुए हैं और अब ये तक कह दिया कि भारत में तानाशाही आ चुकी है, लोकतंत्र की हत्या हो चुकी है, और ये कह करके आप इंटरनेशनल सपोर्ट ले रहे हैं सब लोगों को ये वीडियोस भेज रहे हैं और बोल रहे हैं कि हमें इंटरनेशनल सपोर्ट की आवश्यकता है, हमें इंटरनेशनल बिरादरी की आवश्यकता है। तो ये बातें कहना बिल्कुल गलत है। इससे भारत की जो इंटरनेशनल, जो अंतर्राष्ट्रीय जो छवि है, उस छवि को भी बहुत नुकसान पहुँचता है। साथ ही साथ विकासशील जो भारत है, उस विकासशील भारत की भी छवि को बहुत खतरा है और हो सकता है कई कंपनीज जो हैं वो अपने फंड रोक दें, हो सकता है कई कंपनीज इन्वेस्टमेंट रोक दें, कई कंपनी जो भारत के एम्प्लॉय को लगती हैं वो करना रोक दें, वो ये कहें कि भारत में हम इन्वेस्टमेंट क्यों करें, भारत में तो तानाशाही है। तो भारत सरकार का आपके पास पूरा लोकतंत्र में अधिकार है, आप विरोध करें, पर विरोध संवैधानिक होना चाहिए, विरोध एक फेयर विरोध होना चाहिए, जिसमें आप बिल्कुल खुल के कह सकते हैं कि सरकार की योजनाएं खराब हैं या सरकार ने, मतलब कुछ भी, जो भी आप किसी भी योजना की निंदा है, किसी की सरकार की कार्रवाई है, उसकी आप निंदा करें, वो आप कर सकते हैं, पर भारत की निंदा ना करने लग जाएं। भारत के विपक्ष का ये अधिकार है कि वो भारत की जो सरकार है उसको पल पल पर उसको रोक करके और उसको समझाता रहे कि आपने ये गलत किया है, पर उस चक्कर में वो भारत की निंदा करने लग गए, सत्ता में आने के लिए वो सत्ता के लालची बन जाए और भारत का ही विरोध करने लग जाए, तो वो बात बिल्कुल गलत हो जाती है। दूसरी बात, लोगों ने कहा कि देखो एक व्यक्ति ने वीडियो बनाई है तानाशाही पर और उसके बाद उसको जवाब देने के लिए पूरी एक लॉबी बन गई, 10 लोग आ गए। तो बात ये नहीं है, बात कुछ ऐसी कि अगर एक रोग आ जाता है ना शरीर में तो उसके लिए 10 डॉक्टर लगते हैं। उसी प्रकार से अगर एक गलत शिक्षा आ जाती है ना तो उस गलत शिक्षा को मिटा करके और अच्छी शिक्षा भरने के लिए 10 गुरु लगते हैं। वही चीज़ है, अगर आपने एक गलत चीज़ भारत के लोगों को परोस दी तो उस गलत चीज़ को परोसने के लिए अलग अलग फैक्ट के साथ, अलग अलग बातों के साथ नए नए लोग आ रहे हैं। वो इसलिए ताकि वो गलत जो बातें आपने लोगों के मन में भरी कि भारत में तानाशाही और ये सब है, इस चीज़ को हटाने के लिए ये प्रयास किया जा रहा है।
तो 10 लोग 20 लोग वीडियो इसलिए बना रहे हैं, लॉबी एक्टिवेट इसलिए हुई है क्योंकि अज्ञानता जो फैलाई गई है उसको मिटाने के लिए। तो ये तानाशाही है या नहीं है भारत में, ये आप किसी विदेश में बैठ कर के बात नहीं कर सकते। आप विदेश में बैठ कर के आप तक वही खबरें पहुंचती हैं जो आप ऑनलाइन सोशल मीडिया पर देखते हैं या किसी आपने देश के नागरिक से बात की है वही। पर भारत के अंदर 140 करोड़ की आबादी है और 140 करोड़ की आबादी एक जैसी सुविधाओं का लाभ उठा रही है ऐसा भी नहीं है। कुछ लोगों को कुछ सुविधाएं मिलती हैं, किसी को कुछ सुविधाएं मिलती हैं, मतलब सबको अलग अलग प्रकार की सुविधाएं हैं, सबके अलग अलग प्रकार की प्रायोरिटी हैं, उसके अनुरूप सब अपनी अपनी सरकार को चुनते हैं। तो इसलिए किसी कुछ चुनिंदा लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू को लेकर के आपने वीडियो बना दी कि भारत में तानाशाही है, वो बिल्कुल गलत है। दूसरी बात, तानाशाही जो है वो एक मानसिक तानाशाही होती है, मतलब मानसिक एक फीलिंग है वो, उसको आप ऐसे नहीं बोल सकते कि भारत में तानाशाही है। वो एक फीलिंग है, वो जब आप उस देश के अंदर रहते हैं तब आपको पता होता है क्या है। किसी और देश में बैठ करके और ऐसी मानसिक, आप भले ही किसी और देश में बैठ करके किसी दूसरे देश के आंकड़ों पर बहस कर सकते हैं कि देखिए उस देश में इतनी महंगाई है, उस देश में इतनी बेरोजगारी है, पर आप किसी और देश में बैठ करके ये नहीं बोल सकते कि भारत के अंदर तानाशाही है, क्योंकि आपने सिर्फ उतना देखा है जितना आपको परोसा गया। आप उस देश में रहे नहीं, आप उस देश के 140 करोड़ लोगों का जो मुख्य जो लोग हैं, मतलब 140 करोड़ नहीं तो कम से कम लाख लोगों से भी आप नहीं मिले, और उस बिना लाख लोगों से भी मिले आप एक बात कह देते हैं कि भारत में तानाशाही है। हर प्रकार की विचारधारा के लोगों से आप नहीं मिले, और हर प्रकार की विचारधारा के लोगों के ना मिलने के बाद भी आप ये कह देते हो कि भारत के अंदर तानाशाही है, तो वो गलत है। विदेश में बैठ करके आप ये नहीं कह सकते कि इस देश के अंदर तानाशाही है, उस देश के अंदर तानाशाही है। ये उस देश के लोग अच्छे से जानते हैं कि उस देश के अंदर तानाशाही है या नहीं है। तो इसलिए तानाशाही का जो एक टॉपिक है बहुत सेंसिटिव टॉपिक है, इस पर आप ऐसे ही नहीं बोल सकते। आपके पास आपको पता होना चाहिए, और 140 करोड़ लोगों की क्या भावनाएं हैं, उन भावनाओं का आपको ज्ञान होना चाहिए। 2-3 लोगों ने जो सोशल मीडिया पर बता दिया, उस सोशल मीडिया की बात को सुन करके और हमने बोल दिया भारत में तानाशाही है, ये बात बिल्कुल गलत है। तो भारत में तानाशाही बिल्कुल नहीं है, भारत में लोकतंत्र है, और लोकतंत्र का महापर्व मतलब चुनाव भारत के अंदर 2024 में होने वाले हैं। भारत विश्व का सबसे बड़ा चुनाव है, क्योंकि यहाँ पर विश्व के सबसे ज़्यादा वोटर्स, मतलब जो लोग वोट डालते हैं, वो मतदाता भारत के अंदर सबसे ज़्यादा हैं। इसलिए भारत के ये जो महापर्व है चुनाव का, ये चुनाव का महापर्व भारत में 2024 में मनाया जाएगा। इसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा लोग मत देंगे और अपनी सरकार को चुनेंगे। ये एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, और ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया भारत में होगी। इसलिए हम नहीं कह सकते कि भारत में तानाशाही है, क्योंकि हाफ डिक्टेटरशिप जैसा कुछ नहीं होता, आधी तानाशाही जैसा कुछ नहीं होता। तानाशाही या तो पूरी होती है या बिल्कुल नहीं होती। तो इसलिए भारत के अंदर लोकतांत्रिक सरकार है, और लोकतंत्र द्वारा दोबारा 2024 में सरकार को चुना जाएगा, जो अगली सरकार आएगी। तो ये थी आज की वीडियो। आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।